हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर विन ठाकुर, डायरेक्टर अचीवर क्लासेस कोचिंग हजारीबाग। मैं आप सबको यूट्यूब के थ्रू केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, जेई, नीट, एडवांस एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए, मींस 11 12th के लिए भी। आज का जो मेरा टॉपिक है वह न्यूली एडेड टॉपिक है, जो नीट और जेई के सिलेबस में है। न्यूली एडेड टॉपिक है। यह टॉपिक पहले था अलग तरीके से, लेकिन आजकल इस पे फोकस्ड है, मींस एक एक टॉपिक करके ऐड किया है, इसलिए इससे क्वेश्चन रेगुलर आता है। खासकर नीट एग्जाम में तो कंफर्म्ड क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी को डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। और हमारा आज का टॉपिक है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। ऐसे एसिड बेस टाइट्रेशन में भी हमारा एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो टाइट्रेशन पे ही होगा, जिसको मैं एग्जॉस्टिवली टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा और वो सबके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा, मींस 11th के लिए, 12th के लिए, जेई, नीट, एस्पिरेंट्स, एडवांस, सब में, सभी एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन। लेकिन पहले स्पेशलाइज टॉपिक है यह, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, उसका इंथैल्पी क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूं। तो जब भी एसिड बेस आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करता है, मींस जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड का वन इक्विवेलेंट बेस की वन इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करता है, एंड वाइस वर्सा। दुनिया के कोई भी एसिड किसी भी बेस के वन इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करता है। वो बेस एसिड बेस हमारा जो एसिड है वो स्ट्रांग हो या वीक हो, बेस स्ट्रांग हो वीक हो, डजेंट मैटर। ईच एंड एवरी एसिड और बेस कैन न्यूट्रलाइज वन इक्विवेलेंट एसिड, कैन न्यूट्रलाइज वन इक्विवेलेंट बेस एंड वाइस वर्सा, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक है, मतलब यही टॉपिक हमारा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन मैं आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड वीक बेस भी, चारों जो टाइप हमारा है सबको मैं डिस्कस कर दूंगा यहीं पे। लेकिन मेन टॉपिक यह है, सिलेबस में यह है, इससे क्वेश्चन कंफर्म आता है। अब जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, तो साथ में सॉल्ट फॉर्म होता है एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी होता है वो फिक्स्ड है। इस रिएक्शन का इंथैल्पी होता है, इंथैल्पी का मीनिंग आप समझते हो। इस रिएक्शन के जो एनर्जी एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी। एसिड बेस रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए यहां पे हमेशा एनर्जी रिलीज होता है। तो डेल्टा एच मींस इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, इसको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसको बोलते हैं, इसलिए हम लोग डेल्टा एच एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एन ई यू, न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू होता है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन कराओगे, इतना ही एनर्जी रिलीज होगा, कंफर्म्ड है, फिक्स है, सबके लिए सेम होता है। अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन आपका हो जाएगा -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेटली। यह हमारा हुआ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। अब पॉइंट यह है कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो सबके लिए सेम हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, और ये मैक्सिमम होता है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जितने भी रिएक्शन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंथैल्पी होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ही। अब ऐसा क्यों होता है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो गौर से आप देखो। हमारा क्लियर कौन से, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है वो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में 100% डिसोसिएट होता है। मींस वाटर में डालने पे जो एसिड बेस 100% डिसोसिएट होकर के एसिड H+ प्रोड्यूस करे और बेस OH- प्रोड्यूस करे, दोज एसिड एंड बेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हमारा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि इसके बाद वाले को इसे स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, इसको वीक बोलेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, एक है पीके के वैल्यू के बेसिस पे होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एसिड बेस के स्ट्रेंथ में डिस्कस भी किया हूं अपने वीडियो में। पीके जिसका 1 से कम होता है उसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं एसिड हम लोग, जिसका उससे ज्यादा होता है वीक मानते हैं, राइट। लेकिन नॉर्मली ऐसा कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है जिसको भी हम लोग स्ट्रॉन्ग मानते हैं वो 100% डिसोसिएट होता है, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं।
जबकि ट्रूथ यह है कि दुनिया में कोई भी एसिड और बेस 100% डिसोसिएट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने सुविधा के लिए साइंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए अज्यूम करके रखते हैं कि जो स्ट्रांग होगा वो 100% डिसोसिएट होगा। अब इसमें होता क्या है कि एसिड बेस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज क्यों होता है? तो वेरी सिंपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के लिए कंडीशन यह है उसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा जिस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट रिएक्टेंट से मोर स्टेबल हो। और होता है यहां पे क्या है कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में जाकर डिसोसिएट होकर H+ प्रोड्यूस करता है। H+ प्रोड्यूस करेगा यहां पे Cl, तो Cl- निकल जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस वाटर में जाकर के OH- प्रोड्यूस करता है। ये जो H+ और OH- हमारा है, ये दोनों मिलकर के वाटर फॉर्म कर देता है। वाटर एक स्टेबल कंपाउंड है। इस H+ और OH- के कॉम्बिनेशन से वाटर का जो फॉर्मेशन होता है, दिस स्टेप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी रिलीजिंग इफेक्ट, मींस यही रिस्पॉन्सिबल है आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नेगेटिव होने के लिए। मींस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपका एनर्जी रिलीज होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग एनर्जी रिलीज होता है -13 से माइनस तो शो करता है साइन कन्वेंशन की एनर्जी रिलीज हो रहा है। जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो 13.7 किलो कैलोरी है। तो 13.7 किलो कैलोरी जो ह्यूज अमाउंट एनर्जी है उसके रिलीज होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है H+ और OH- का कॉम्बिनेशन, और कंबाइन होकर के वाटर फॉर्म करता है, राइट। तो यह हमारा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या होता है मैं बता चुका हूं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में मोल के फॉर्म में आ जाए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो हाउ कुड यू डिसाइड, फिर कैसे आंसर करोगे? तो सुनो बाबू आप सब, अगर हमारा एसिड और बेस जैसे यहाँ पे HCl और NaOH आपस में कंबाइन किया तो यहाँ पे NaCl फॉर्म हुआ और साथ में वाटर बना। इसका भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो सबका फिक्स होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अगर एसिड और बेस दोनों मोनो है, मोनो का मतलब हुआ दोनों के पास, एसिड के पास अगर एक ही H+ है और बेस के पास अगर एक ही OH है, तो उस तरह के एसिड बेस को मोनो बोलते हैं। इसको बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड और इसको बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। दोनों ही अगर मोनो हो तो इनका मोल और इक्विवेलेंट इक्वल होता है, क्योंकि n फैक्टर 1 हो जाता है। मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन क्या है? मींस यही है n फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर। दोनों का n फैक्टर सेम है, इसलिए HCl का जितना मोल होगा उतना इक्विवेलेंट होगा, NaOH का भी जितना मोल होगा उतना इक्विवेलेंट होगा। इसलिए इस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो वैल्यू हम लोग इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखे हैं उसको मोल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेम वैल्यू मोल में भी होगा। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, भी यहां लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तो मोल के फॉर्म में से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे एसिड के पास मोर देन 1 एसिडिक हाइड्रोजन हो या बेस के पास मोर देन 1 OH हो, तो उस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर इक्विवेलेंट पर मोल दोनों सेम नहीं होगा, डिफर करेगा। कैसे डिफर करेगा इसके लिए हम देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है ही, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के पास यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के 2H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2OH- का रिक्वायरमेंट है, बट NaOH है जो ओनली 1 OH-। सो हियर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड विल न्यूट्रलाइज 2 मोल NaOH। यहां पे हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 रखेंगे। ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सोडियम सल्फेट बनाता है, सॉल्ट, एंड साथ में इस बार हमारा 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है। यहां भी हमारा एसिड बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अनडाउटेबली या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अनडाउटेबली 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट ही होगा। लेकिन अगर यहां आप मोल में भी दिखाना चाहते हो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो इस बार मोल वाला वैल्यू इक्विवेलेंट के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे एसिड के पास 2H+ है, 2H+ ये प्रोड्यूस करेगा और 2H+ 2OH- से कंबाइन करेगा और 2H2O फॉर्म करता है। तो 1H2O के फॉर्मेशन में -13.7 किलो कैलोरी रिलीज होता है, तो यहां पे तो 2 मोल H2O प्रोड्यूस होगा। इसलिए मोल के टर्म्स में अगर बात करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना हो जाएगा यहां पे। क्योंकि आपने देखा था HCl और NaOH के केस में कि 1 मोल वाटर फॉर्म हो रहा था वहां पे, तो वहां पे इक्विवेलेंट और मोल दोनों सेम था। लेकिन यहां पे सेम नहीं होगा, क्योंकि हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2H+ है, इसका n फैक्टर क्या है? 2 है। इसलिए इस बार
2 मोल वाटर के फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल के फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो पर मोल के फॉर्म में हो जाएगा 2 इंटू 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ओके जी, तो इस तरीका से आपको रिएक्शन अगर मोल के फॉर्म में लिखना है तो आपको रिएक्शन टू रिएक्शन इंस्पेक्ट करना होगा और देखना होगा कि उसमें कितना H प्लस है, फिर आप आंसर कर सकते हैं, राइट। अगर H प्लस का वैल्यू आपका 2 होगा तो दुगना हो जाएगा, 3 होगा 3 गुना हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो यह था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यह हमारे सिलेबस में लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, क्योंकि इसको भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो चलो देखो अब अगर एसिड बेस में से कोई भी मैं वीक ले लिया, मान लो पहले एसिड में वीक ले रहा हूं, एसिटिक एसिड हमारा है एक वीक एसिड, एसिटिक एसिड। वीक एसिड का क्लियर कॉन्सेप्ट है, वीक एसिड या वीक बेस वह होता है जो वाटर में डालने पे एक्वस सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएट नहीं होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है। और ये तो हमारा ऐसे वीक एसिड वीक कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा वीक एसिड वीक बेस का कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इटसेल्फ 100% डिसोसिएट हो जाता है। मींस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को डिसोसिएट करवाने के लिए किसी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि वीक एसिड वीक बेस को डिसोसिएट होने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। मींस वीक एसिड वीक बेस को आयोनाइज होने के लिए, आयोनाइज होकर के एसिड को आयोनाइज होकर H प्लस प्रोड्यूस करने के लिए एंड बेस को आयोनाइज होकर OH माइनस प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। मींस दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट weak acid weak base needs, weak acid or weak base needs energy of weak acid weak base needs आयोनाइजेशन एनर्जी, उनको आयोनाइज होने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है हमारे वीक एसिड और वीक बेस के केस में। ओके तो हमारा यह वीक एसिड है, एसिटिक एसिड यहाँ पे हमारा वीक है, एसिटिक एसिड हमारा वीक है और NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, यहां पे सेम H प्लस OH माइनस मिलके वाटर में फॉर्म होगा, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। वीक एसिड वीक बेस का जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये मान लो यहाँ पे माइनस x किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट में लिख दिया। यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो 13.7 से कम होगा, x का वैल्यू 13.7 से लेस होगा। x का वैल्यू 13.7 से लेस क्यों होगा, तो उसके पीछे रीजन यह है, उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे वीक एसिड होने की वजह से, इसको वीक होने की वजह से यह कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा आयोनाइज होने के लिए, इससे नेट एनर्जी बाहर रिलीज होगा वो स्ट्रॉन्ग वाले से कम हो जाता है। अगर बेस भी अगर आप वीक लेते हो NH4OH प्लस HCl, इस बार बेस हमारा वीक है और एसिड स्ट्रॉन्ग है, इनका न्यूट्रलाइजेशन अगर होता है तो यहां पे अमोनियम क्लोराइड हमारा फॉर्म हो गया सॉल्ट प्लस वाटर। यहां भी सेम कहानी है, यहां पे जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू होगा उसका वैल्यू -y किलो कैलोरी अगर पर इक्विवेलेंट हुआ, इसमें लेता हूं जनरल वैल्यू, तो यहां पे जो y का वैल्यू होगा ये भी हमारे 13.7 से लेस होगा। रीजन क्लियर है, वीक एसिड वीक बेस नीड्स आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइज होने के लिए इनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए लोग कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से बाहर जो एनर्जी जो रिलीज होता है उसका मैग्नीट्यूड 13.7 से कम हो जाता है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है यह हमारा यूनि डायरेक्शन होता है, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। लेकिन वीक दोनों में से कोई भी वीक हो गया, दोनों वीक हो गया, तो उस केस में यह रिवर्सिबल होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, 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 क्योंकि यहां पे सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ये जो सॉल्ट हमारा है वाटर से रिएक्शन में क्या बना रहा है, बेस और एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसे रिवर्स रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। यहां भी जो फॉरवर्ड है और न्यूट्रलाइजेशन होगा और जो रिवर्स है हमारा वो कहलाता है हाइड्रोलाइसिस, राइट। अगर एसिड बेस दोनों ही वीक अगर होगा, जैसे इस तरह से एसिटिक एसिड लिया और साथ में NH4OH ले लिया, इस बार दोनों ही वीक है,
फिर सॉल्ट बनेगा अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। इस बार जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू होगा, इसको अगर मैं जेड से रिप्रेजेंट करूं, जेड किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करूं, तो जो जेड का वैल्यू होगा, जेड का वैल्यू ये वाई से भी लेस होगा और जेड का वैल्यू 1 से भी लेस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था कि एक स्ट्रांग था तो केवल वीक एसिड ही एब्जॉर्ब कर रहा था। इसमें क्या है, बेस वीक था, एसिड स्ट्रांग था, तो केवल हमारा बेस ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। यहां पे दोनों ही वीक है तो दोनों ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इस बार जो एनर्जी रिलीज होगा वो 13.7 से बहुत कम होगा। इसलिए एसिड बेस अगर दोनों ही वीक है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू और भी कम हो जाता है, राइट। अब मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सेप्शनल फैक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। वह है हमारे HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अभी मैं डिस्कस किया हूं पहले वाले एग्जांपल्स में कि एसिड बेस में से कोई भी वीक हो जाएगा तो हमारा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो वैल्यू है वो हमारे -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट जो होता है उससे कम होगा। लेकिन HF हमारा एक वीक एसिड है। HF वीक एसिड होने के बावजूद यह एक वीक एसिड के कैटेगरी में आता है। वीक एसिड होने के बावजूद इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बहुत ज्यादा होता है। मींस यह एक एक्सेप्शनल फैक्ट है, एक्सेप्शनल फैक्ट है यह। मींस HF का हीट ऑफ, जैसे मान लो HF को अगर हम लोग NaOH के साथ न्यूट्रलाइज कराते हैं, यह हमारा होगा NaF, सोडियम फ्लोराइड प्रोड्यूस होगा, साथ में वाटर। यहां भी H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइंड होकर के वाटर फॉर्म कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन, राइट। यहां जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू होता है वो एक्सेप्शनली -67 पॉइंट समथिंग होता है। मीन्स अप्रोक्स आप ले सकते हो -68 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। जबकि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। यह हो रहा है 68, माइनस तो रिलीज को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। मींस वहां 57.3 और यहां कितना है 68। मींस HF का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वेरी हाई होता है। इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारे ये जो सोडियम फ्लोराइड है, इसमें फ्लोराइड आयन का वाटर के अंदर स्टेबिलिटी। आप सबको पता है, तुमसे पढ़े हो, मैं कई सारे वीडियो में पढ़ाया हूं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना एक्सोथर्मिक होगा इस पे डिपेंड करता है उसका प्रोडक्ट उसके रिएक्टेंट से रिलेटिवली कितना ज्यादा स्टेबल है। प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टेंट से उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का जो सॉल्ट होता है हमारा सोडियम फ्लोराइड, उसमें जो फ्लोराइड आयन होता है, फ्लोराइड आयन का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई होता है। मींस इनका हाई फ्लोराइड आयन जो हमारा है, फ्लोराइड आयन का हाई हाइड्रेशन एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। मींस वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल। फ्लोराइड आयन का हाइड्रेशन एनर्जी वेरी हाई होता है, इसकी वजह से फ्लोराइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत बढ़ जाता है। अब पॉइंट यह है कि फ्लोराइड आयन का सबसे मैं क्लियर कर दूं, हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है। हाइड्रेशन एनर्जी होता यह है, किसी आयन से जो वाटर मोलिक्यूल एसोसिएट होता है, उस वाटर मोलिक्यूल के एसोसिएशन की वजह से हमारा आयन वाटर में स्टेबलाइज हो जाता है। इस स्टेबलाइजेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन या दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। इसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो किसी आयन का हाइड्रेशन एनर्जी कितना होगा वो इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना वाटर मोलिक्यूल से एसोसिएटेड है। कोई आयन जितना ज्यादा वाटर मोलिक्यूल से एसोसिएटेड होगा उस आयन का हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा।
और कोई आयन जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड रहेगा वह आयन उतना ज्यादा एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होगा। मींस हमारे फ्लोराइड आयन का स्टेबिलिटी इस पे डिपेंड करता है कितना वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है। जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड रहेगा उतना ज्यादा इनका क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी होगा। अब पॉइंट यह है कि हमारे फ्लोराइड आयन का हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज्यादा क्यों होता है, तो उसके पीछे रीजन है इनका हाई चार्ज डेंसिटी। जो चार्ज डेंसिटी होता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है, तो चार्ज डेंसिटी जो हमारा होता है, चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी जो हमारा है, चार्ज डेंसिटी इक्वल होता है चार्ज बाय साइज। चार्ज बाय साइज के इक्वल होता है। तो चार्ज तो F माइनस पे 1 यूनिट चार्ज नेगेटिव है, बट ये फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। फ्लोरीन के साइज बहुत छोटा होने की वजह से इसका चार्ज डेंसिटी हाई हो जाता है। चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से इसका हाइड्रेशन एनर्जी हाई हो जाता है। हाइड्रेशन एनर्जी हाई होने की वजह से ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। मींस H प्लस और OH माइनस के न्यूट्रलाइजेशन से तो एनर्जी रिलीज करता ही है, साथ में फ्लोराइड आयन के स्टेबलाइजेशन की वजह से भी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होता है, और दोनों मिलकर के हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो वैल्यू होता है, दोनों मिलने की वजह से वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा हो जाता है, राइट। तो दिस इज द फैक्ट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस तरह से वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए। ओके, थैंक यू।